हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो हितेश धवन ने मुझसे ये पूछा था कमेंट सेक्शन में कि बहुत सारे एडीज डायरेक्टर नहीं बन पाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो मैंने भी ये अपने करियर की शुरुआत में नोटिस कर लिया था कि सत्यजीत रे ने किसी को असिस्ट नहीं किया, अनुराग कश्यप ने ज़्यादा असिस्ट नहीं किया, नोलान ने किसी को असिस्ट नहीं किया, टेरेंटिनो ने किसी को असिस्ट नहीं किया, उसके बाद भी वो बड़े डायरेक्टर बन गए। तो क्या असिस्ट करना ज़रूरी है बड़ा डायरेक्टर बनने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप IMDb उठा के देखोगे और पिछले 20 साल के असिस्टेंट डायरेक्टर्स की लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुश्किल से 1% या 0.1% ही लोग कन्वर्ट हो पाए हैं जो डायरेक्टर बन पाए हैं। बाकी लोगों ने या तो मुंबई छोड़ दिया है या फिर वो कुछ और काम कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, बट द थिंग इज दे कुड नॉट बिकम डायरेक्टर। बट क्या रीजंस हैं कि वो डायरेक्टर नहीं बन पाते? तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से लोग डायरेक्टर नहीं बन पाते असिस्टेंट डायरेक्टर से, जो मैंने नोटिस किया अपनी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी में। तो मैं आज आपको उसको बताता हूँ। तो मैं आप उसको 7 पॉइंट के थ्रू बताऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जब वो बहुत टाइम तक असिस्ट करते रहते हैं तो वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ नहीं पाते। कंफर्ट जोन इन द सेंस कि उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना पैसा मिल रहा है तो मिलता रहे, क्योंकि डायरेक्टर बनने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, हेडेक ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है। आपको प्रोड्यूसर से डील करना पड़ता है, आपको पिचिंग करनी पड़ती है, आपको राइटिंग करनी पड़ती है, आपको सारा प्रोसेस करना पड़ता है। असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत ही एंड के प्रोसेस में आता है, जब पिक्चर शुरू होने वाली होती है, जब सारी प्रॉब्लम्स निकल चुकी होती हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना मुश्किल होता है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ पे आता है जहाँ पे पिक्चर शुरू होने वाली होती है और वो सारी प्रिपरेशन करता है, और उसके बाद आपका पिक्चर खत्म होता है, पोस्ट प्रोडक्शन खत्म होता है तो वो निकल जाता है। तो उसको बहुत सारा नाम भी नहीं मिलता है, पर क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया होता है तो वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। मैं ऐसे ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर को जानता हूँ जो 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं पर महीने का, 2-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एड फिल्म्स में काम करते हैं, जो 50-50 हज़ार रुपये पर डे चार्ज करते हैं एड्स में असिस्टेंट का काम करने का। And they're not very good, they don't know anything, they don't know anything about writing, they don't know anything, but they still charge this much amount of money. So जब इतना पैसा आपको मिलता है, 5-6 दिन काम कर लिया आपने और आपको 2-3 लाख रुपए मिल गए, तो फिर आप क्यों डायरेक्टर बनने का सोचोगे? तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो जहाँ पे आप 2 BHK लेके कहीं गोरेगांव में, पाम स्प्रिंग्स में या फिर वर्सोवा में कहीं रहने लग जाते हो। फिर वो दोस्ती यारी शुरू हो जाती है, फिर लड़कीबाजी शुरू हो जाती है, फिर आप बड़े बड़े वादे करने लगते हो लोगों को कि मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा, मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा, मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा। और कितने लोगों में जानता हूँ जो ये सालों से लोगों को बोल रहे हैं कि मैं अपनी फिल्म बनाने वाला हूँ, मैं अपनी फिल्म बनाने वाला हूँ, पर उनकी फिल्म कभी दिखती नहीं है, उनकी फिल्म कभी आती नहीं है, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में जा चुके हैं जहाँ पे उन्होंने 2 BHK घर ले लिया है, AC लगवा लिया, माइक्रोवेव ओवन लगवा लिया, रेफ्रिजरेटर रख लिया है, और एक कार खरीद ली है, एक बाइक खरीद ली है, और अब वो उसी जोन में रहते हैं और वो कंफर्टेबल हैं। तो वो जो ट्रांजिशन है एक असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बनने का या एक असिस्टेंट कैमरामैन से कैमरामैन बनने का, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उस टाइम में आप सडनली ये डिसाइड करते हो कि मैं असिस्टेंट नहीं बनूंगा, मैं अब डायरेक्शन का काम करूंगा। सो वहाँ पे आपको काम छोड़ना पड़ता है असिस्टेंट का, क्योंकि आप एक साथ 2 नाव में पैर नहीं रख सकते और सडनली आपकी इनकम बंद हो जाती है। पर अगेन ये एक रिस्क है जो आपको लेना पड़ता है, ये एक डेयरिंग है जो आपको करनी पड़ती है, और जितने लोगों ने डेयरिंग करी है वो सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था जो 15 साल से असिस्टेंट कैमरामैन का काम कर रहा था, मुझे एक सेट पे मिला था, हम लोग की दोस्ती हुई, मैंने उसे मोटिवेट किया। अब आई डोंट नो मेरे मोटिवेशन से हुआ किसी और के मोटिवेशन से हुआ, पर मैंने तो उसे काफ़ी मोटिवेट किया था कि तुम DOP बन जाओ। और हम लोग फिर साथ में बाइक पे इधर उधर जाते थे, ऑफिस में जाते थे, और उसने डिसाइड किया कि वो असिस्ट नहीं करेगा तो नहीं करेगा, भले ही वो भूखा मर जाए, जबकि उसके बीवी भी है, बच्चा भी है, और उसने असिस्ट नहीं किया। और उसके बाद धीमे धीमे इनिशियल 6-7 महीना उसे बहुत प्रॉब्लम हुई, जब उसका काम नहीं था, कुछ नहीं था, वो इधर से उधर भागता रहता था। पर धीमे धीमे 1 ऐड, 2 ऐड, 3 ऐड करते 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 अभी वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट सॉर्ट आउट DOPs में से बन चुका है। तो आप देख रहे हो कि आपको ट्रांजिशन करना पड़ता है, पर वो जो 6 महीने का ट्रांजिशन, वो जो गैप आता है जब आपको काम नहीं होता है और आप परेशान होते हो अपने नया कुछ करने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए, तो वो जो गैप है वो, उससे जो लोग घबरा जाते हैं वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाते हैं। तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप लीडर बनना चाहते हो। डायरेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक लीडर होता है, जो लीड करता है, जो ऑब्स्टिकल से नहीं डरता है, जो प्रॉब्लम से नहीं डरता है। तो अगर आप प्रॉब्लम से डरते हो तो आप कभी भी अच्छे डायरेक्टर बन नहीं सकते हो। ज़्यादातर असिस्टेंट डायरेक्टर फट्टू टाइप के होते हैं जो डायरेक्ट नहीं कर पाते। डायरेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो गलत सही जो भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, और 90% टाइम चीज़ें गलत ही होती हैं, पिक्चरें फ्लॉप ही होती हैं। बहुत कम पिक्चरें जो हिट होती हैं, जो जब फ्लॉप होती हैं तो लोग इतना डिमोटिवेट करते हैं, इतना डिमोटिवेट करते हैं, जो कि लोगों को पिक्चर अच्छी भी लगे तो भी वो लोग यही बोलते हैं कि पिक्चर अच्छी नहीं थी। सो द कॉमन रिस्पॉन्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर अ फिल्म इज दैट कि पिक्चर बकवास है, पिक्चर बकवास है, पिक्चर बकवास है। दे डोंट नो व्हाट द हार्ड वर्क गोज इन मेकिंग द फिल्म। इवन आई क्रिटिसाइज फिल्म्स अ लॉट, बट ठीक है, दैट इज समथिंग दैट इज
that is our independence to say whatever we do, but I believe that human beings by nature are negative. हम लोग by nature negative है. That's why people keep saying ना कि be positive, क्योंकि हम लोग का by nature निगेटिव ही है, तो हमें पॉजिटिव होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो वो ऐसा नहीं है कि आप एक बार अपना माइंड प्रोग्राम कर लोगे पॉजिटिव होने के लिए तो आप सब कुछ पॉजिटिव देखोगे, ऐसा नहीं है. आपको एवरीडे मेहनत करनी पड़ती है पॉजिटिव रहने के लिए. सो पहला पॉइंट ये था कि दे कांट लीव देयर कंफर्ट जोन. सेकेंड पॉइंट इज दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर समवन टू लॉन्च देम. मैं इतने सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स मिला हूँ जो यशराज में काम करने हैं, और ऐसे लोगों से ही मिला हूँ जो बड़े डायरेक्टर्स के बच्चे हैं, and they are waiting for their father to launch them or someone else to launch them. They think they are privileged enough कि कोई आएगा उनको लॉन्च करेगा. ये सबसे बड़ा सिंड्रोम है जो मुंबई मैंने देखा है कि people don't want to make an effort and they want someone to come and launch them. ये एक्टर के केस में भी है और ये डायरेक्टर के केस में भी है कि everyone is waiting for someone to come and help them. वही कल होना वाला कि शाहरुख खान आएगा और आपके प्रॉब्लम्स आके सॉल्व कर देगा. तो इस पर मतलब हज़ारों पिक्चर बन चुकी हैं कि हीरो, अगर आप हीरो को देखोगे तो हीरो का कॉन्सेप्ट क्या है. ये पिक्चरों में आप सुनते हो ना, हीरो है, हीरो आ गया, उसने सबको बचा लिया. इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ह्यूमैनिटी में जब भी सोसाइटी में जो भी लोग हैं वो हमेशा वेट कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको कोई आके सॉल्व करेगा. दे नेवर थिंक दैट दे आर द वन हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. दे आर द वन हु हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनर्स टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम. दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम. दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट हीरो. दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट गॉड. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो है, ये वहीं से बन के आया है कि जहाँ से हाँ लोगों को लगता है कि कोई आएगा उनको बचाएगा. तो डायरेक्टर के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कोई आएगा उनको 10-20 करोड़ रुपए देगा, 4-5 एडी के कैमरे देगा, अच्छा सेटअप देगा, उनको कॉफ़ी पिला मशीन देगा कि जब चाहे कॉफ़ी पी सकते हैं, उनको शाहरुख खान देगा, सलमान खान देगा, इमरान हाशमी देगा, और जो मांगेंगे उनको वो मिलेगा. और उसके बाद वो कंफर्ट जोन में अपनी पिक्चर बनाएंगे. वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपने आइडियाज़ के साथ, विच इज़ अगेन वेरी स्टूपिड थिंग. कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि दे डोंट हैव इनफ टेक्निकल नॉलेज. मोस्ट ऑफ द एडीज आर एनेमर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आर एनेमर्ड बाय फिल्म इंडस्ट्री, कि वो उनको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत चार्मिंग है. वो वहाँ पे आते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, और बेसिक चार्म होता है एक्टर से मिलने का, वो जो ग्लोरीफाइड लाइफ है मुंबई की वो देखने का, जहाँ पे आप बैंड्रा में किसी कैफ़े में जाके कॉफ़ी पी रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो. बेसिकली फिल्मों की बातें करने से आपका एक एड्रेनलिन फ्लो बढ़ता है. आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव बातें कर रहे हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हो. तो लोगों को ये इंटेलेक्चुअल साउंड करना बहुत ही अच्छा लगता है. तो वो इधर उधर बड़े बड़े नाम लेके बातें करेंगे, इस किताब की बात करेंगे, उस किताब की बात करेंगे, बट डीप डाउन कुछ होता नहीं है. वो सिर्फ बकचोदियाँ ही होती हैं जो लोग करते रहते हैं. मैं ऐसे बहुत बकचोदों से मिला हूं जो कुछ करते नहीं है, सिर्फ बोलते रहते हैं, बकचोदी करते रहते हैं. ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर से मिला हूं जिनको कुछ नहीं आता था जब मैं सेट पे पहुंचा, कि मतलब उनको शॉट्स भी लेने नहीं आते, बट ये है कि उन्होंने पढ़ा बहुत है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने कभी कुछ शूट नहीं किया है, वो बस लोगों को चूतिया बनाते हैं, उनको बोलना बहुत अच्छा आता है. और एक तो ऐसे डायरेक्टर के साथ मैंने काम भी किया और 6-7 महीना गंवाए भी अपनी लाइफ के. सो वो बोलते बहुत अच्छा थे, लिखते बहुत अच्छा थे, पर उनको आता कुछ नहीं था. और जब मैं सेट पे पहुंचा तब जाके मुझे पता चला कि उनको घंटा कुछ नहीं आता है, और मतलब ये तो आदमी के साथ उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया. खैर, सो बहुत सारे एडीज ऐसे हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है. और बहुत सारे, मेरा एक फ्रेंड था जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था एक फिल्म में, तो वो उसके बारे में मतलब वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर काम बहुत अच्छे से करता था, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, प्रिपेयर करना, सब कुछ करता था. बट बाद में जब फिल्म खत्म हुई तो वो अपनी फिल्म बनाने के लिए निकला, क्योंकि मैंने अपनी फिल्म बना दी थी, तो उसको लगा कि मुझे भी अपनी फिल्म बनानी चाहिए. तो वो निकला वहाँ से और उसने मुझे फिर फ़ोन किया और उसने मुझे पूछा कि क्षितिज लेंसेज के बारे में बताना यार, कौन से लेंसेज क्या क्या काम करते हैं. क्षितिज लाइट्स के बारे में बताना, कौन सी लाइट क्या क्या करती है. क्षितिज कैमरा बताना, कौन से कैमरे में शूट कर सकता हूँ, कौन सा सस्ता कैमरा, कौन सा कैमरा प्रोजेक्शन पे यूज़ हो सकता है, या एडिटिंग सेटअप कौन सा अच्छा होता है. सो आई वॉज वंडरिंग कि मुझे तो 1-2 साल हुए हैं मुंबई में आए हुए, मुझे इतनी नॉलेज है, ये तो 10 साल से काम कर रहा है, इसको इतनी सब नॉलेज क्यों नहीं है. तो मेरे को समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर जब सेट पे जाते हैं तो कभी ध्यान नहीं देते हैं कि कैमरे में क्या लिखा हुआ है, या कैमरा किस काम आ रहा है, या घर पे आके कभी गूगल नहीं करते हैं. वो शाम को घर आते हैं, सुअर की तरह दारू पी के सो जाते हैं, पर कभी रिसर्च करने की कोशिश नहीं करते. इवन मैं भी जब इनिशियल डेज में था तो जब कोई चिल्लाता था वहाँ से कि अरे बेबी लेके आओ, तो मैं बेबी लिख लेता था कि मतलब अच्छा बेबी लाइट के बारे में मुझे पता करना है, कि अरे कीनो लाइट लेके आओ, तो फिर मैं कीनो लाइट लिख लेता था. तो गूगल करता था बाद में कीनो लाइट होती क्या है, किस पर्पज़ में यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, किस कंपनी की आती है. तो ये सारी चीज़ें मैं नोट करता रहता था. कोई भी ऐसा टर्म जो मैं सुनता था ऑन सेट जो मुझे नहीं समझ में आता था, या तो मैं उसे गूगल करता था या उसके बारे में पता करने की कोशिश करता था. लेंसेज के बारे में, कैमराज के बारे में, लाइट्स के बारे में, और जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में, कि आर्ट में भी
भी जो काम हो रहा है, तो आर्ट में कोई चीज़ है यूज़ हो रही है तो उसके पीछे क्या पर्पज़ है, तो वो सब जानने की मैं कोशिश करता था, जिसने मुझे कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग में हेल्प करी और कहीं ना कहीं मैं अपनी फिल्म बना पाया और कॉन्फिडेंट था कि मैं फिल्म बनाने निकल गया। अगर मैं थोड़ा सा भी इनकॉन्फिडेंट होता कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, तो शायद मैं अपनी फिल्म ना बना पाता। इवन 2012 में मुझे कैमरे की काफ़ी नॉलेज थी जो आम लोगों को मुंबई में नहीं होती है। 10-10 साल असिस्टेंट करने के बाद भी उन्हें लेंसेज की नॉलेज नहीं होती है। इवन क्लैप भी जब वो देते हैं तो वो एक्सपीरियंस से देते हैं कि उन्होंने बहुत साल गाली खाई है, उसके बाद वो क्लैप देते हैं। वो कभी भी लेंस पे ध्यान नहीं देते कि कौन सा लेंस लगा है, उसके हिसाब से आप क्लैप दो। सो जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत सारे एडीज को नहीं होती है, और उसके अलावा कुछ लोगों को टेक्निकल नॉलेज है भी फिर भी वो डायरेक्टर नहीं बन पाते। उसके पीछे कारण ये है कि वो अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करते। जो शुरुआत के दिनों में साल 2 साल में जब वो सीखने का उनका प्रोसेस था, तब वो नॉलेज ले रहे थे, सीख रहे थे, बट एक टाइम पर उनको लगा कि यार अब नॉलेज बहुत आ चुकी है, अब मैं काम लगातार कर सकता हूँ, तो उन्होंने उस नॉलेज को ग्रैस्प करना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी लर्निंग बंद कर दी, और जहाँ उनकी लर्निंग बंद हो गई वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस भी गिरना शुरू हो गया। फिर जब नए नए लड़के मार्केट में आते हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, अभी जो नए यंगस्टर्स हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंटरनेट सेवी, तो वो ज़्यादा नॉलेज लेके आते हैं। और दिल्ली के लड़के तो खासतौर पे बहुत ही अतरंगी होते हैं, जो भाई साहब ये भी वो भी सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं, तो आपको उनके सामने इन्फीरियर फील होने लगता है, और आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स होने लगते हैं कि आप शायद उतने अच्छे डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, लड़का शायद आपसे आगे निकल जाएगा। पर अगेन वैसा भी नहीं होता है, वो लड़के भी आगे नहीं निकल पाते हैं। बेसिकली डायरेक्टर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है गट्स, करेज टू मूव फॉरवर्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, कि आप ये मत सोचो कि सही है या गलत है, आप बस आगे बढ़ जाओ, और उस चीज़ को एकम्प्लिश करने के लिए आपको जो करना पड़े आप करो। अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो आप नॉलेज गेन करो, आपको लेंसेज के बारे में पता करना है आप लेंसेज के बारे में पता करो, आप जो कर सकते हो वो करो। whatever it takes to become a film director, you just fucking do it, and that is the whole game about filmmaking. Fourth point that I want to tell you is that they can't write. मुझे बहुत इरिटेशन होता है उन लोगों से जो अक्सर मुझे बोलते हैं कि सर मैं लिख नहीं पाता, या क्षितिज भाई मैं लिख नहीं पाता, या क्षितिज भाई मैं किताब ही नहीं पढ़ पाता। अगर आप यही चीज़ अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए बोलो तो आप जाहिर में कुछ कर ही नहीं पाओगे। अपनी बीवी से बोलोगे क्या यार मैं सेक्स नहीं कर पाता, कितनी स्टूपिड चीज़ है ना। आप सीखोगे ना उस चीज़ को, आप करोगे बीवी के साथ। बेसिकली राइटिंग और कुछ नहीं है, पेन और पेपर उठा के आपने अगर जिंदगी में कुछ भी लिखा है, दैट इज राइटिंग। ऑल यू हैव टू डू इज कीप डूइंग इट फॉर एन एलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने 2 लाइनें लिखी हैं तो आपको बस वो 4 पन्ने में लिखना है, तो दैट बिकम्स राइटिंग। लोग कहते हैं, अभी किसी बंदे का मुझे मैसेज आया था कि सर मुझे शॉर्ट्स लेने नहीं आते। अबे शॉर्ट्स लेने में क्या, कभी भी मोबाइल उठा के तुमने कुछ भी क्लिक किया है, दैट बिकम्स योर शॉर्ट। शॉर्ट थ्योरी क्या है, जबरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लेक्स क्यों करते हो कि मैं परफेक्ट नहीं लिख पाता। अरे परफेक्ट कोई नहीं लिखता यार, सब री एडिट करते हैं। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ पे लोगों की वो है ये कि एक तो राइटर्स नहीं मिलते हैं अच्छे, और जो राइटर्स होते हैं वो पैसा चार्ज करते हैं जो अच्छे होते हैं। सो आपको अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिखनी पड़ती है, आपको अपनी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए वो लोग तैयार नहीं होते। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समवन टू कम एंड हेल्प देम। राइटिंग इज़ अ ह्यूज प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसेस है, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट प्रोसेस है कि लिखना पड़ता है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हैबिचुअल होना पड़ता है उस चीज़ के लिए, बट करना पड़ता है। आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि नहीं मैं लिख नहीं पाता। अरे पेपर पेन उठा के लिखना शुरू करो, कितना मुश्किल है। 1 घंटे का टारगेट रखोगे, 1 घंटे तक मैं लगातार लिखता रहूँगा, दैट विल बिकम अ गुड थिंग फॉर यू। छोटा मोटा तो कोई भी लिख सकता है, कुछ नहीं तो सिर्फ 1 लाइनर लिखो, कुछ नहीं तो सिर्फ सिनॉप्सिस लिखो, स्टोरी लिखो। नहीं स्क्रीन पे लिख पाते हो कोई बात नहीं, कहानी तो लिखो एटलीस्ट, और कहानी के बीच में डायलॉग डाल दो एंड दैट बिकम्स योर स्क्रीन प्ले। ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मेटिंग के मेथड में ही लिखो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर्स में देखी है कि दे कांट राइट and they don't even make an effort to do that. They don't read books, they don't do anything, and then they wonder कि लोग हमें काम क्यों नहीं देते हैं। So that is the biggest problem. Fifth point that I want to tell you is that they become submissive. Submissive in the sense कि जब आप किसी के अंडर में बहुत दिन तक काम करते हो तो आपको ऑर्डर लेने की आदत मिल जाती है, तो आप अपने से डिसीजन नहीं ले पाते हो। एक डायरेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वो डिसीजन टेकर हो, वो डिसीजन ले। पर जो नॉर्मल असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जो 10 से 15 साल लगातार काम करते रहते हैं, उनके अंदर एक सबमिसिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो सबमिसिव हो जाते हैं, वो ऑर्डर लेने लग जाते हैं। मतलब कि उनको कोई बताएगा तभी वो चीज़ करेंगे, वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी अथॉरिटी नहीं है। वो अथॉरिटी अगर उनको मिलती भी है देन स्टिल दे आर वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड टेल देम कि क्या शॉट लेना है। इवन मेरे साथ भी जब शुरुआत में मैं पहली पिक्चर कर रहा था, उससे पहले मैंने असिस्ट ही किया था, जो पहली पिक्चर कर रहा था तो मेरे पास एकदम से डीओपी आके बोलता था कि अरे क्षितिज भाई इसके बाद कौन सा शॉट लेना है, लाइट कैसी चाहिए, एंड आई वुडंट हैव अ फकिंग क्लू कि मतलब कौन सा शॉट लेना है, क्या करना है। हालांकि मैंने लिखा हुआ है पर इस सीन के बाद कौन सा शॉट लेना है उसके लिए मैं कंफ्यूज आता है, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट तो मैंने पढ़ा है, इन सारे शॉर्ट लिस्ट में कौन सा शॉट पहले लूँ कि वो सबसे ऑप्टिमल हो।
कि बाकी शॉट भी उसके बाद में फॉलो कर सके, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो डीओपी को लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, अब मैं लड़का हूँ, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आके अगर मुझसे पूछेगा कि अच्छा ये 5 ड्रेस हैं, लड़कियों को कौन सी ड्रेस पहनानी है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स मुझे सोचने पड़ते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि कलर कॉम्बिनेशन कौन सा पहनाना चाहिए, येलो बोल दूँ, ब्लू बोल दूँ या वाइट बोल दूँ। तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं, और उस कन्फ्यूजन के बीच में जितने भी लीडर्स हैं दुनिया में, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, दे आर ऑल कंफ्यूज, दे डोंट फकिंग नो कि व्हाट इज द राइट डिसीजन एंड रॉन्ग डिसीजन, बट दे फकिंग टेक इट। This is the most crucial thing that I'm going to tell you about decision making, that no one knows anything in certainty कि वो जो बोल रहा है या डिसीजन ले रहा है वो सही होगा या गलत होगा, but he still takes a decision. The difference between a leader and a follower is this, that the follower is in constant state of confusion, while the leader, though he is in a state of confusion, decides to take a decision and decides to go on a way irrespective of the fact whether it's going to be right or it's going to be wrong. सो डायरेक्टर के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो डिसीजन टेकर बने, सही होता है गलत होता है डिसीजन, उसको ओन करे और उसके हिसाब से चले। कोई कुछ बोलता है तो उसकी माँ बहन करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिसीजन लो। तो बहुत सारे एडीज़ को जो मैंने मुंबई में देखा है वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो जाते हैं, वो बिना ऑर्डर के काम नहीं कर पाते हैं, दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर समवन टू कम देम। और जब नहीं आता है और जब वो डायरेक्टर बन जाते हैं तो अगर प्रोड्यूसर आके उनको कोई एडवाइस देता है तो वो एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई भी आके उनको एडवाइस देता है तो उस एडवाइस को लेना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड टू ऑफ टेकिंग एडवाइसेस, यू आर यूज्ड टू ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स। तो एडवाइसेस कम इन द गाइसेस ऑफ ऑर्डर्स एंड दे टेक दैट, एंड देन द फिल्म जो बनती है वो एक एमेलगमेशन होती है बहुत सारे आइडियाज़ और थॉट्स का, जिसकी वजह से पिक्चर खराब हो जाती है। और मैं कुछ ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर चुका हूँ जो सेट पे बहुत कंफ्यूज रहते थे। एक फिल्म मैं कर रहा था जो बड़े बजट की थी, उसमें यही था, मतलब जो डीओपी और डायरेक्टर था उसमें डीओपी बहुत डोमिनेटिंग था। तो वो डायरेक्टर आके उसको शॉट बताता था कि ऐसे 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 करना चाहिए, ऐसे करते हैं, ऐसा हम लोग ऐसा शूट करते हैं, ठीक है। तो डीओपी कहता नहीं नहीं यार ये तरीका सही नहीं है, काम करते हैं ऐसा शॉट लेते हैं, यहाँ कैमरा रखते हैं, ऐसा करते हैं। एंड द डायरेक्टर वुड बी लाइक हाँ ठीक है चल तेरे हिसाब से करते हैं। एंड दिस वुड हैपन ऑन एवरी सिंगल शॉट। ऐसा नहीं था एक दो शॉट्स पे ऐसा होता था, एक दो जगह पे होता है, चलो डायरेक्टर डीओपी की सुनता है अच्छी बात है, पर हर शॉट में ऐसा होता है, कहीं पे तुम्हारी चलती नहीं है डीओपी, एंड डीओपीज वॉइस वॉज हैवी, वो उसको धमका देता था, वो डर जाता था डायरेक्टर। सो आई हैव सीन दैट ऑल्सो हैपनिंग। और ऐसे एक डायरेक्टर साथ मैं मिला था एक बार, जब मैं बिल्कुल इनिशियल डेज में था, तो मैंने एक फिल्म कर रहा था, असिस्ट कर रहा था, कुछ दिन मैंने किया था उसमें। तो डायरेक्टर को मैं थोड़ा एडमायर कर रहा था कि मैंने पहली बार डायरेक्टर देखा था, तो वहाँ पे वो अपना शॉर्ट्स बता रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। पर जब बाद में गाड़ी में बैठे तो प्रोड्यूसर ने मुझे अपनी गाड़ी में पीछे बैठा लिया, तो मैं पीछे बैठा हुआ था, तो जो प्रोड्यूसर थे दोनों वो डायरेक्टर को बीच में बैठा के समझा रहे थे कि तू ये गलत करता है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टर टेकिंग अ स्टैंड, डायरेक्टर ये बोल रहा था कि अच्छा मुझे ऐसा करना चाहिए, अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा, अच्छा ऐसा करना चाहिए, अच्छा नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। ना सॉ कि मतलब ये डायरेक्टर है टाइम जो इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, इसको तो प्रोड्यूसर डांट रहा है और ये मतलब सुन रहा है उसको बैठ के। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूसर जब पैसे डालता है तो आपके ऊपर चढ़ता है, अगर आप शुरुआत में उसको चढ़ने दे दोगे एक बार भी तो वो चढ़ता ही रहेगा आपके ऊपर, और आप कभी अपनी फिल्म अपने हिसाब से नहीं बना पाओगे। जब भी फिल्म में 25 आइडिया एक साथ इनकॉर्पोरेट होते हैं फिल्म कभी अच्छी नहीं बनती। सो वन ऑफ द रीजंस दैट मोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर्स become submissive is that because they are used to of taking orders for a elongated period of time, तो वो अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए मैंने असिस्ट करना बंद कर दिया था, और मुझे लगता है कि बहुत टाइम असिस्ट नहीं भी करना चाहिए। असिस्ट में आपको सिर्फ इतना करना चाहिए, आप प्रोसेस सीख जाओ और आप थोड़े से कॉन्टैक्ट्स जनरेट कर लो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म असिस्ट करने के बाद ही अपनी फिल्म बनाना शुरू कर दिया है। जो लोग कहते हैं कि हमें असिस्ट करना है, असिस्ट करने से कुछ नहीं होता। मैं बार बार रिट्रेट करता हूँ, पर आप वो नहीं करना चाहते हो तो पर आपकी चॉइस है। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी फिल्में बनाओ, जितना आप अपनी फिल्में बनाओगे आप उतना इंप्रूव करोगे, किसी को असिस्ट करिए कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। 6 पॉइंट है लूज इंटरेस्ट आफ्टर अ वाइल, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्लैमर और एक्ट्रेस सेलिब्रिटी कल्चर और वो जो कूल लाइफ जो दिखती है मुंबई की उसको फॉलो करते करते मुंबई आते हैं। और ज़्यादातर जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं वो अमीर बाप के लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं, लड़कियां होते हैं, और कुछ टाइम के बाद उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वही सेम चीज़ हर शूट पे सेम चीज़ ही हो रही होती है, सेम प्रोसेस करना होता है। भाई जो सरकारी नौकरी में होता है आपको पता है किस तरह से शूट होगा, आपके सीन्स चेंज हो जाते हैं, लोकेशन चेंज हो जाती है, पर प्रोसेस तो सेम रहता है ना। एज असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भाई क्रिएटिव काम तो एक्टर का और डायरेक्टर का है कि वो चीज़ें चेंज करना, पर आपका तो वही काम है ना, आपको चीज़ें अरेंज करनी है, आपको डायरेक्टर को आके ब्रीफ करना है, आपको मतलब वही सारी चीज़ें करनी है, एक्टर कोऑर्डिनेशन करना है, आर्ट डिपार्टमेंट से बात करनी है, कुछ क्रिएटिव आपके हाथ में नहीं है। तो बेसिकली टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो और आपको लगता है यार ये मैं इससे अच्छा तो मैं कुछ नौकरी कर लेता या फिर पैसा कमा के याशी कर रहा होता। सो एंड देन द वर्किंग आवर्स इन फिल्म लाइन आर लॉन्ग, मतलब 12-12 घंटे काम होता है। जो कुछ लड़कियां हैं जो कुछ ऐसे रिच लोगों से मैं मिला था जो नहीं कर पाते थे, पूरे टाइम वो सेट पे बैठे रहते थे, डायरेक्टर भी उन्हें कुछ नहीं बोलता था क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके वो उनकी फिल्म प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे बहुत असिस्टेंट डायरेक्टर से मिला हूँ जो अमीर के बच्चे होते हैं,
को सेट पे बोला भी नहीं जाता है काम करने के लिए, वो काम करते भी नहीं है और सिर्फ बैठे रहते हैं, उनका क्रेडिट में नाम भी आता है, उन्हें पैसा भी मिलता है। ये भी देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर लूज इंटरेस्ट आफ्टर अ व्हाइल बिकॉज दे कांट cope up with the pressure that comes with directing a film or becoming an assistant director. They can't deal with that, so they just leave the fucking film industry. उसके अलावा 7 पॉइंट है जो मैं इससे पहले रिटेट कर चुका हूँ, पर मैं आपको फिर से रिटेट करता हूँ, और वो है नो गट्स। वो गट्स नहीं होता उनके अंदर कि वो अपनी फिल्म बना सकें। वो हिम्मत जो है वो बहुत मुश्किल से आती है और बहुत ही कम लोगों में मैंने देखा है वो होती है। लोगों ने मेरे सामने, जब मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी तो उसके बाद बहुत लोगों ने मेरे से इंस्पायर होके क्या, मतलब क्षितिज ने अपनी फिल्म बना ली है तो शायद जेलेसी में या जिस भी वजह से क्षितिज ने अपनी फिल्म बना ली तो हम भी अपनी फिल्म बना लेंगे। बहुतों ने अपनी फिल्म लॉन्च कर दी थी, बहुत लोग मुझे फ़ोन करते थे, क्षितिज तूने अपनी फिल्म बना ली, अब देख मैं अपनी पिक्चर बनाने जा रहा हूँ। एक भी विदाउट एक्सेप्शन, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन मेड हिज फिल्म आफ्टर दैट। मतलब एक भी बंदे का मैंने पलट के ये नहीं सुना कि उसने अपनी फिल्म बना ली हो, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए आपको अटर डिटर्मिनेशन चाहिए। मेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन कहाँ से आया मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं शायद मेरा जो फ्रेंड था अविनाश, उसका मेरा डिटर्मिनेशन मिल गया हुआ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं इतना डिटरमाइंड था। मैं काफ़ी फट्टू किस्म का लौंडा था एक टाइम में, और मेरी हर चीज़ से फटती थी, और मेरे को बहुत ही इंट्रोवर्ट लोग बोलते थे लोग। मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता था लोगों से, क्योंकि मेरा टंग का स्लर्पिंग होता था और बहुत सारे शब्द सही से निकलते नहीं थे। अपनी स्पीकिंग अच्छी करने के लिए मैंने 15 साल बहुत मेहनत करी है ताकि मैं अच्छा बोल सकूं, और पहले मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाता था, तुतलाता भी था, तो काफ़ी लोग मजाक उड़ाते थे। तो मैं ग्रुप्स में तो कभी बात नहीं करता था, इंडिविजुअल किसी से बात कर लूँ तो कर लूँ, पर मैं ग्रुप्स में कभी बोलता नहीं था। ये धीमे धीमे मेरे अंदर टैलेंट डेवलप हुआ कि मैं ग्रुप्स में बोलता था और लोग मेरी सुनते थे। तो अभी ये चीज़ डेवलप हुई है पिछले 5-6 सालों से कि मैं बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं, वरना उससे पहले लोग मुझे इग्नोर करके चले जाते थे, कुछ सुनते नहीं थे। और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि मेरे पास नॉलेज है और मैंने किताबें पढ़ी हूँ। किताब पढ़ना भी मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मेरी बातें सुने, वरना अदरवाइज आई डोंट हैव एनीथिंग। तो ऑल माई नॉलेज इज डेरिवेटिव इंटेलिजेंस। बेसिकली अगर आप देखो तो मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ये हो, तुम वो हो, इंटेलेक्चुअल हो, बट आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट इंटेलेक्चुअल। आई कैन टेल यू दैट एवरी नॉलेज दैट आई हैव इज डेरिवेटिव। मैंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, मेहनत करी है मतलब अपनी नॉलेज के लिए, बस वो है कि मैंने मेहनत करी उन सब चीज़ों के लिए। बट मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाय बर्थ इंटेलिजेंट होता है, लाइक मेरा बड़ा भाई, वो बाय बर्थ इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, उसकी थिंकिंग अच्छी है। मेरी थिंकिंग अच्छी नहीं है ना, मेरा दिमाग उस तरह चलता है, मेरा दिमाग कंपेरेटिवली शायद स्लो ही होगा बाकी लोगों से। बट ये है कि मैंने उसको कोप अप किया है मेहनत करके। मैं दिन भर किताबें पढ़ता हूँ या फिर मूवीज़ देखता हूँ या कुछ और चीज़ें करता हूँ। मैं लगातार अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कराता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को अगर बाकी लोगों से कॉम्पीट करना है तो मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सो सबसे पहली चीज़ तो है गट्स, जो आपके अंदर होना चाहिए अपनी फिल्म बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गट्स नहीं है और लोग अपने आप पे मेहनत नहीं करना चाहते, ताकि गट्स आ भी जाए। तो कॉन्फिडेंस भी वही चीज़ है जो उनके पास आता है जो अपने ऊपर मेहनत करते हैं। तो अगर आप अपने ऊपर मेहनत करते हो तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके अंदर गट्स भी आ जाएगा। इसके अलावा मैं 8th पॉइंट आपको बताता हूँ, वो है कॉम्प्रोमाइज़। बहुत सारे डायरेक्टर्स जिनको मैं जानता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपनी आर्ट के साथ। वो मैंने भी एक गलती करी है, मैं भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ का फंडा क्या है। कॉम्प्रोमाइज़ का फंडा ये है कि सिचुएशन एक जगह खड़ी है, आप एक जगह खड़े हो, दोनों अपोजिट साइड पर खड़े हैं, और सिचुएशन कहती है कि मैं 2 कदम आगे बढ़ती हूँ, तुम भी 2 कदम आगे बढ़ो। आप कहते हो कि नहीं मैं तो यहीं खड़ा रहूँगा, सिचुएशन को मेरी तरफ आना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैपेंस। तो आप 1 इंच भी मूव नहीं करना चाहते हो, पर सिचुएशन आप तक आए, लोग आप तक आए, चीज़ें आपके हिसाब से हो, पर आप बिल्कुल भी कुछ और अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालना चाहते हो। सो दैट इज माय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आई थिंक इफ द सिचुएशन सेज कि तुम 2 कदम यहाँ पे आओ तो मैं 2 कदम आगे बढ़ जाता हूँ, ताकि वो 2 कदम आगे आता हूँ, कहीं बीच में हम लोग कहीं पर मिलते हैं। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पिक्चर शूट करना चाहता हूँ और मुझे एक लोकेशन नहीं मिल रही है, पर मुझे एक दूसरी लोकेशन मिल रही है जहाँ पे मैं शूट कर सकता हूँ, पर वो लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो सिचुएशन मुझसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट चीज़ नहीं दे पा रही हूँ, पर उससे रिलेटेड एक चीज़ दे रही हूँ, तो मैं सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा आगे आ रही हूँ, तुम भी थोड़ा आगे आओ, यहाँ पर शूट कर लो। तो मैं अगर वहीं पर रहूँगा, नहीं मैं तो उसी लोकेशन पर शूट करूँगा, वो लोकेशन नहीं मिलेगी, मैं तो शूट ही नहीं करूँगा, तो मैं वो पिक्चर कभी बना ही नहीं पाऊँगा। तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि चलो जो मेरे पास लोकेशन पड़ी है उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, और फिर मैं उसके हिसाब से उस चीज़ को करूंगा। मेरे पास, मैंने जो दोनों फिल्में बनाई हैं उसमें मेरे पास ना पैसे हुआ करते थे, ना लोकेशन हुआ करती थी, ना एक्टर्स हुआ करते थे, पर मैं हमेशा ये सोचता था कि जो भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, फिर मैं उसको करने की कोशिश करता था। मेरा एक जानने वाला दोस्त था, शायद मैंने आपको एक कहानी बताई भी है, कि उसने बड़े एक्टर्स को साइन कर लिया था, सब कुछ था, और मैं उससे एक बार मिला और उसने बोला कि क्षितिज मैं अपनी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ और ऐसा ऐसा है, उसने सब मुझे बताया, मैंने उसे हाथ मिलाया। उसके बाद मैं किसी काम से 1 महीने के लिए बाहर जा रहा था, तो मैं बाहर गया, वापस आया, जब मैं वापस आके उससे मिला तो मैंने पूछा तुम्हारी फिल्म हुई? तो उसने कहा यार मेरी फिल्म हो रही थी, सब कुछ साइन हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट, पर एक हवेली की लोकेशन थी, क्योंकि मेरी फिल्म हॉरर फिल्म थी,
वो लोकेशन मिली नहीं तो मैंने पिक्चर बंद कर दी। और उस बंदे के पास प्रोड्यूसर भी था, एक्टर भी था, मतलब सिर्फ एक लोकेशन नहीं मिली और तुमने अपनी फिल्म बंद कर ली। किस लेवल के परफेक्शनिस्ट हो तुम। और बाद में जब मैंने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो आमिर खान के साथ काम कर चुका था। लोग अपने करियर में बहुत जल्दी आमिर खान और परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, जबकि आमिर खान को भी परफेक्शनिस्ट बनने में 10-15 साल लगे। मंगल पांडे से वो परफेक्शनिस्ट बनना शुरू हुआ है, उसके पहले तो वो भी कुछ भी पिक्चरें कर रहा था ना। तो बेसिकली आपको टाइम लगता है। तो इनिशियल लेवल पे आप 5-6 पिक्चर में कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। जब आप बड़ा नाम बन जाओगे, राजकुमार हिरानी ने भी, जब आप बड़ा नाम बन जाओगे तब आप अपने हिसाब से चीज़ें करना। राजकुमार हिरानी ने भी लगे रहो मुन्ना भाई में बहुत सारी चीज़ें सोची थी जो विनोद चोपड़ा ने काट दी कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, इतना पैसा नहीं मिल पाएगा, इसलिए ट्रैक ट्रॉली नहीं मिल पाएगी, जिमी जिम नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई उसको। लास्ट में जो शॉर्ट्स हैं वो भी वो नहीं ले पाया, जो कि पैसे कम थे, तो किसी तरह उन्होंने शॉर्ट्स लिए, जैसा कि उनके बुक में लिखा हुआ है। अगर आप लगे रहो सॉरी मुन्ना भाई की फिल्म कंपेनियन पे जो स्क्रीन प्ले पढ़ा है उसमें आप रीड करोगे तो उसमें राजकुमार हिरानी का इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, तो उसमें वो बताते हैं सारी चीज़ें। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हर डायरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इनिशियल डेज में, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे बेटे को हीरो बना दो, इस पिक्चर को बना दो, तो आप बनाओ पिक्चर। आपके एक हाथ में एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आपके पास कोई फिल्म नहीं हो रहा, आपके एक हाथ में एक ऑप्शन है कि आपने खराब फिल्म बनाई है पर बनाई है। सो ऑलवेज गो विद द सेकेंड ऑप्शन, जहाँ पे आपने फिल्म बनाई है। खाली बैठ के कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ करो। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बन पाते। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और भी कारण हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, पर ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कारण है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।